हेलो दोस्तों। आज से हम इतिहास पढ़ने के क्रम में आधुनिक इतिहास को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के बाद किसी भी एग्ज़ाम में आधुनिक इतिहास से कोई प्रश्न आए तो वो हमसे छूट ना पाए। आधुनिक इतिहास पढ़ने के क्रम में सबसे पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन के समय भारत और यूरोप की स्थितियाँ क्या थी। भारत में उस समय मुगल काल चल रहा था, मध्यकालीन इतिहास का समय माना जा सकता है। वहीं यूरोप में पुनर्जागरण का समय चल रहा था और आधुनिक यूरोप की शुरुआत होने वाली थी। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि भारत और यूरोप में इससे पहले व्यापार शुरू नहीं हो रहे थे या इससे पहले व्यापार हो नहीं रहे थे, बल्कि इस यूरोपीय कंपनियों के आगमन के समय के पहले भारत और यूरोप से जो व्यापार हो रहे थे वो स्थलीय मार्ग से हो रहे थे। लेकिन अब जो कुस्तुनतुनिया की घटना के बाद ही भौगोलिक खोज शुरू होता है पूरे संसार में, और इस क्रम में सबसे आगे जो देश थे वो एक था स्पेन और दूसरा था पुर्तगाल। आपने सुना होगा कि कोलंबस नाम का व्यक्ति भारत की खोज करने के दौरान अमेरिका की खोज कर लेता है। उसके बाद वास्को डी गामा आता है जो भारत की खोज कर पाता है। भारत की खोज से मतलब ये नहीं है कि इसके पहले भारत को जानते ही नहीं थे। भारत का इतिहास बहुत समृद्ध है, बहुत हमेशा से ही यहाँ पे लोग बसते हैं। भारत की खोज करने से तात्पर्य ये है कि भारत से यूरोप, मान लीजिए यहाँ पर यूरोप है, अफ्रीका यहाँ तक फैला है, और भारत में अगर भारत को रफली देखें तो यहाँ पर भारत पड़ता है। तो इसके पहले भारत और यूरोप से जो व्यापार हो रहे थे वो स्थलीय मार्ग से हो रहे थे, जिसमें अरब, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से होते हुए, तुर्की होते हुए यूरोप चीज़ें पहुँचती थी और इस तरह से व्यापार होता था। लेकिन अब जो है यहाँ कुस्तुनतुनिया की घटना घटित होने के बाद यूरोप से भारत की जो खोज की गई वो जलीय मार्ग की गई। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने को के मार्ग को खोजा गया। बीच में अफ्रीका पड़ता है, आप जानते हैं। तो अच्छा, कोलंबस 1492 में भारत की खोज करने के लिए निकलता है, लेकिन वो यूरोप से इस दिशा में पहुंच जाता है, और आपको पता है यूरोप से इस दिशा में जाने पर यहाँ पर अमेरिका मिलता है। तो कोलंबस ने भारत की खोज करने के क्रम में अमेरिका को खोज लिया था। अमेरिका को खोज लिया था मतलब अमेरिका के मार्ग को, जलीय मार्ग को खोज लिया था। फिर आता है वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। ये जो यूरोप से होते हुए भारत पहुंचता है, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए इस मार्ग की खोज करता है। और यहीं से भारत में यूरोपीय कंपनियां कैसे बसती हैं, फिर उन्होंने क्या क्या व्यापार किया, और उसके बाद फिर प्रचंड इतिहास रहा है हमारा। अंग्रेज़ों के साथ खासकर वहाँ की शुरुआत होती है। अच्छा, देखते हैं कि कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था। पुर्तगाली 1498 में आए, डच 1595 में आए, अंग्रेज 1600 ईस्वी में और फ्रेंच 1664 ईस्वी में। अच्छा, आप सभी लोग याद रखिएगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने साइड में लिख दी हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मुख्यतः इन्हीं चीज़ों से प्रश्न बनेंगे, इन्हीं को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इनका क्रम भी और इनसे संबंधित सन भी सब आपको अच्छे से एकदम रटा होना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कंपनी आगमन के क्रम के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रम आता है, जो हमें ईयर याद रखने की ज़रूरत है, वो है कंपनी स्थापना का क्रम। कंपनी स्थापना से तात्पर्य ये है कि इसके पहले जो लोग, जो व्यापारी भारत व्यापार करने के लिए आते थे वो व्यक्तिगत तौर पे आते थे, लेकिन इसके बाद जब वहाँ पे कंपनी स्थापित कर दी जाती है तो पूरी की पूरी एक कंपनी ही बना दी जाती है। पुर्तगाल की अपनी कंपनी हो गई, अंग्रेज की अपनी कंपनी हो गई, डच की अपनी कंपनी हो गई, फ्रांसीसियों की अपनी कंपनी हो गई। इससे वो कंपनी के तौर पे भारत व्यापार करने के लिए आते थे। तो ये वाला क्रम भी, इनका सन भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 में होता है, अंग्रेज़ों की स्थापना 1600 ईस्वी में, डच की स्थापना 1602 ईस्वी में, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में होता है। अच्छा, इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट डेट होगी वो है पहली फैक्ट्री कब बनाई गई। पहली फैक्ट्री बनाने का मतलब है कि भारत के अंदर इन सभी कंपनियों ने अपना पहला हेडक्वार्टर कह लीजिए कब स्थापित किया, या अपना पहला निर्माण कार्य कब शुरू किया। तो पुर्तगालियों ने कोचीन। अच्छा, एक बात आप देखेंगे कि जब मान लीजिए ये यूरोप है और ये भारत है हमारा, जलीय मार्ग से होते हुए भारत हम लोग आते हैं, तो और ये भारत मान लीजिए कुछ इस प्रकार का है, उसका कोस्टल एरिया ये है। तो कॉमन सेंस की एक बात है कि ये कंपनियां अपनी पहली फैक्ट्री का निर्माण इन्हीं क्षेत्रों में करेंगी जो कोस्टल एरिया होंगे,
क्योंकि ये हर तरह से इनके लिए प्रॉफिट देगा, चाहे वो सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो। अगर मान लीजिए उन्होंने अपनी कंपनी यहाँ स्थापित कर दी तो उनको दिक्कत होगी। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी शहर में वो लोग अपनी कंपनी की स्थापना करेंगे वो कोस्टल एरियाज़ में होंगे। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में बनाई 1503 ईस्वी में। अंग्रेज़ों ने सूरत में स्थापित की 1608 ईस्वी में। डच ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई 1605 ईस्वी में। और फ्रांसीसियों ने सूरत में 1668 ईस्वी में अपनी पहली कंपनी बनाई। ये जो आपका होल पैकेज है, इससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में फंसते हैं। इन सन को आपको याद रखना है। हाँ, ये देखने में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप समझ के याद करेंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे पुर्तगाली की कंपनी की सबसे पहले स्थापना हुई 1498 में, और उन्होंने भारत में पहली अपनी कंपनी बनाई 1503 में, मतलब 5 साल बाद। और ऐसे ही अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी कंपनी 1608 में बनाई, और इनकी कंपनी की स्थापना हुई 1600 में, मतलब 8 साल बाद। ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा बना कर याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, और एग्ज़ाम में इनसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अच्छा, अब हम एक एक करके पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच लोगों को देखेंगे, उनको ठीक से पढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या। अच्छा, अब हम लोग एक एक करके पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच लोगों को पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल में उनको देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगालियों की। पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत में आए, वास्को डी गामा 1498 में। और जब वास्को डी गामा आए, उन्होंने भारत में व्यापार किया। जो भारत से सामान लेके गए अपने देश में, और जब उन्होंने उसको वहाँ पर बेचा तो उनको व्यापार करने में सारे जो भी खर्च आए थे उन सबको हटाकर कम से कम 60% का लाभ होता है। 60% का लाभ, जो कि एक बहुत बड़ा लाभ है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही बाकी सारे लोग भारत आने के लिए आकर्षित हुए थे। वास्को डी गामा के बाद जो अगला पुर्तगाली भारत आता है वो है पेड्रो अल्ब्रेच 1500 ईस्वी में। ये भी भारत के साथ व्यापार करता है। उसके पेड्रो अल्ब्रेच के बाद फिर से वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत आते हैं। अच्छा, ये लोग पुर्तगाल से भारत किस राजा के समय में आए, तो उनका नाम था प्रिंस हेनरी। क्योंकि इन्होंने पूरे संसार में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, भौगोलिक खोज करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद की, बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। इसलिए इनको द नेविगेटर कहा जाता है। अर्थात पूरे संसार में, नेविगेटर का मतलब होता है नाविक, जो नाव चलाता है। अर्थात पूरे संसार में जल मार्गों की खोज के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया प्रिंस हेनरी ने। उन्हीं के समय के दौरान ये तीनों लोग, मतलब 2 लोग भारत आए और अच्छा खासा उन्होंने व्यापार किया। अच्छा, इसके बाद क्योंकि व्यापार में इतना ज़्यादा लाभ हो रहा था, तो सरकार ने, उन देशों की सरकार ने, अर्थात पुर्तगाल की सरकार ने ये आदेश दिया कि अब व्यक्तिगत तौर पे ना जाकर कंपनी का एक वायसराय बनाया जाएगा, और उसे जो है भारत भेजा जाएगा, और वो हेड होगा भारत के, उस देश के साथ व्यापार करने का सबसे प्रमुख होगा। तो वायसराय के क्रम में सबसे पहला वायसराय था फ्रांसो दा अल्मीडा, जो 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक रहा। इसके कुछ प्रमुख कार्य थे। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की, अर्थात अपना वर्चस्व बनाया हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी के द्वारा। ये प्रथम वायसराय था, इसे प्रथम गवर्नर भी कह सकते हैं। इसका बस इतना ही रोल है। अल्बुकर्क बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इतिहास की दृष्टिकोण से, क्योंकि वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही माना जा सकता है। ये 1509 ईस्वी में आया और 1515 ईस्वी तक रहा यहाँ पर। इसने कोचीन को अपनी राजधानी बनाई, और जिस तरह फ्रांसो दा अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, उसी तरह अल्बुकर्क ने अभियान चलाया बीजापुर में। अच्छा, उस समय बीजापुर के शासक कौन थे? आदिल शाह। बीजापुर में आदिल शाह नाम के शासक थे। इसने अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर से आदिल शाह को हरा दिया और गोवा का राज्य जीत लिया। गोवा जीता 1510 ईस्वी में। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा कि गोवा सबसे पहला वह राज्य था जो भारत का किसी यूरोपी के द्वारा पूरी तरह से हस्तक्षेप कर लिया गया था 1510 ईस्वी में, और गोवा ही वह राज्य था भारत का जो अंतिम तक यूरोपियों के हाथ में रहा। अल्बुकर्क के बारे में एक और चीज़ बहुत प्रभावित करने वाली है कि उसने 3G की स्थापना की। 3G का मतलब है गॉड,
गोल्ड और ग्लोरी। गॉड मतलब ईश्वर, ईश्वर मतलब उसने भारत में अपने धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, धर्म के लिए बहुत काम किया। गोल्ड मतलब आप समझ लीजिए कि धन से तात्पर्य है, मतलब वो भारत में से बहुत सारा धन कमाना चाहता था। ग्लोरी मतलब प्रसिद्धि या वैभव, वो भारत से बहुत सारा वैभव चाहता था। अगला वायसराय था नीरो डी कुन्हा। नीरो डी कुन्हा की क्या खास बात थी? नीरो डी कुन्हा ने जो गोवा राज्य अल्बुकर्क के द्वारा जीता गया था, उसे अपनी राजधानी बना ली। इसके अलावा नीरो डी कुन्हा ने 1535 ईस्वी में दीव और 1559 ईस्वी में दमन को जीता। मतलब इसने 2 राज्य, 2 क्षेत्र और जीत लिया। नीरो डी कुन्हा सन 1961 तक भारत में रहता है। पुर्तगालियों के बाद बात करते हैं डचों की। डचों के नेतृत्वकर्ता थे कार्नेलियस हाउसमैन। इसके अलावा डच जो है वो सबसे पहले इंडोनेशिया में आते हैं। इंडोनेशिया से उनका जो मसालों का व्यापार था वो बहुत अच्छा चल रहा था। इंडोनेशिया भारत के आप देखा जाए तो वर्ल्ड मैप में नीचे साइड पड़ता है। तो इंडोनेशिया से डचों ने बहुत व्यापार किया मसालों का, और भारत में डचों ने कपड़ों का व्यापार किया। प्रमुख रूप से भारत में कपड़ों के व्यापार के लिए डच जाने जाते हैं। इसके अलावा सन 1759 में वेडरा का युद्ध होता है। ये अंग्रेज वर्सेस डच होता है, जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं। और इस वेडरा के युद्ध के बाद से ही एक तरह से देखा जाए तो ये एकदम सिद्ध हो गया कि डच जो है भारत से ज़्यादा व्यापार नहीं कर सकते, और भारत में अंग्रेज जो है डचों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली रहेंगे। इसके साथ ही आज की क्लास ख़त्म करते हैं। इसके बाद पुर्तगाली डच हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों को, अंग्रेजी शासन को या व्यापार को, और फ्रांसीसियों को। ये हम अगली क्लास तक पढ़ेंगे। तब तक आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।